लद्दाख में चीन की ओर से भारतीय सीमा में भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती के बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने लद्दाख में चीन सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ रोकने के लिए भारत ने लद्दाख के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी गश्त और निगरानी कड़ी कर दी है। चीन की ओर से दौलत बेग, ओल्डी और 114 ब्रिगेड के तहत निकटवर्ती इलाकों में 5000 सैनिकों की तैनाती की गई है। चीनी सैनिकों को किसी भी तरह से आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारतीय सेना ने वायुसेना की मदद से सैनिकों को अग्रिम इलाकों में तैनात किया है। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। कोरोना वायरस लॉकडाउन के ठीक 2 महीने बाद देश के अलग अलग राज्यों में हवाई सफर दोबारा शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में हवाई यात्रा की शुरुआत हो गई है। पहली फ्लाइट दिल्ली से पुणे और मुंबई से पटना के लिए उड़ान भरी। सभी यात्रियों को एयरलाइंस की तरफ से फेस कवर मास्क दिए गए, जिसे पहनकर वो फ्लाइट में बैठे। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट पीपीई किट पहने दिखाई दिए। कोरोना वायरस संकट काल के बीच प्रवासी मजदूरों और बेरोजगार हुए लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। इस मसले पर विपक्ष की ओर से लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। अब राहुल गांधी फिर लॉकडाउन में दिल्ली की सड़कों पर निकले। राहुल गांधी ने घर से बाहर निकलकर टैक्सी ड्राइवर से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने ड्राइवर से उनकी परेशानियों के बारे में पूछा और कोरोना संकट लॉकडाउन पर बात की। इससे पहले दिल्ली की सड़कों पर प्रवासी मजदूरों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी खुद इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मनोज तिवारी सोनीपत के गन्नौर में क्रिकेट खेलते नजर आए। वो बिना मास्क पहने क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई। इस मामले में सोनीपत एसडीएम ने स्टेडियम मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। देश भर में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां फिर से पटरी पर लौट रही है। अब देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने बताया है कि सोमवार से सुजुकी मोटर गुजरात ने अपने प्लांट में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। दरअसल लॉकडाउन के चलते 23 मार्च से सुजुकी मोटर गुजरात ने अपने हंसलपुर प्लांट में कामकाज बंद कर दिया था। अब लॉकडाउन 4.0 में कुछ ढील मिलने के बाद कंपनी ने यहां प्रोडक्शन शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया है कि अगर दूसरे राज्य यूपी के प्रवासियों को अपने यहां काम पर रखना चाहते हैं तो उन्हें यूपी सरकार से परमिशन लेनी होगी। इस पर बहुजन समाज पार्टी ने सख्त ऐतराज जताया है। बीएसपी ने कहा है कि यह फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया है और यह काफी घातक हो सकता है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने भी पलटवार किया। राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये बात ध्यान रख ले कि प्रवासियों को अब महाराष्ट्र आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बढ़ते कोरोना वायरस के मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। एक बार फिर से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिया गया। सिर्फ पास वालों को ही जिले में प्रवेश की अनुमति होगी। इस आदेश के बाद गाजियाबाद से दिल्ली काम करने वालों के बीच हड़कंप मच गया। माल ढुलाई, बैंकिंग सेवाओं और आवश्यक वस्तुएं लाने ले जाने वाले वाहनों को पास लेकर चलना जरूरी होगा। कामरान नाम के एक शख्स ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया हेल्प डेस्क को फोन किया और सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी दे डाली। मामला अपराध का था तो मुंबई में रहने वाले इस शख्स को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी कामरान ने बताया कि उसे योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के बदले 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था। हालांकि कामरान ने यह नहीं बताया कि उसे पैसों का ऑफर देने वाला शख्स कौन है। लॉकडाउन के दौरान भी राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट पर खूब रुपया बरसा। राम मंदिर निर्माण के लिए केवल लॉकडाउन के दौरान ही 4 करोड़ 60 लाख रुपए का दान मिला है। ये पैसा अलग अलग दानदाताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए खोले गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में जमा कराए हैं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि पैसे की कमी के चलते राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न न हो और भव्य दिव्य गगनचुंबी राम मंदिर का निर्माण हो। भक्तों की यही कामना है, इसलिए भक्त लगातार दान दे रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा
के आयोजन को लेकर अहम फैसला लिया गया है। यह फैसला परीक्षा केंद्रों के संबंध में है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बारे में निर्देश जारी किया है। डॉक्टर निशंक ने कहा है कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर्स की परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लॉकडाउन से पहले देश भर में 3000 केंद्रों पर परीक्षा संचालित हो रही थी। अब ये परीक्षाएं 15000 केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी, यानी परीक्षा केंद्रों की संख्या 5 गुना तक बढ़ा दी गई है।